मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म के दो मामले खसूसी अचानक मुस्तफ़ी हो गए। पहला इस्तीफा डिजिटल पाकिस्तान की मावन मिस तानिया ने दिया और दूसरा इस्तीफा सेहत पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का था। इन इस्तीफों के बाद दो सवाल पैदा होते हैं। ये लोग अगर मुल्क के लिए मुफीद थे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने इनको जाने क्यों दिया, और ये अगर वज़ीर-ए-आज़म के मयार पर पूरे नहीं उतरते तो फिर इन गलत तैनातियों का जिम्मेदार कौन है। तानिया अदरूस 5 माह और डॉक्टर जफर मिर्जा 15 माह बरसे इक्तदार रहे और इन पर कौम का वक्त, सरमाया और एनर्जी तीनों जाया हुई। ये किसका कसूर है? आखिर ये मुल्क है कोई तजर्बागाह तो नहीं कि जिसमें अगर कोई बोतल या जार टूट जाए तो आप उसकी जगह नया ले आए। एक गलत फैसला मुल्क और कौम को सदियों पीछे ले जाता है। चुनांचे आप आंखें बंद करके बड़े बड़े फैसले क्यों कर लेते हैं और फिर चंद माह बाद अचानक वो फैसला वापस भी ले लेते हैं? क्या ये खेल है? और अगर ये खेल है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज कौमी असम्बली में मुसलसल जुबानी तोपें चलती रहीं। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो है क्रॉस, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के तहत आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। हम ये प्रैक्टिस बंद करना चाहते हैं। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं 80%, 70% और भुगत लेंगे। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं। इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया सारे केपी में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है। इनकी सफों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यहाँ अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा, और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। हमने ऑपोजिशन से दरखास्त की कि तावन फरमाएं, लेकिन उनकी आमादगी जो थी वो मशरूत थी और शर्त जो उन्होंने आयद की वो ये थी नैब लॉ पर आप हमारे तरामीम कबूल कर। 34 तरामीम का तकाजा कर रहे थे। मेरे कहा हाथ खड़े करें, फातिहा पढ़ ले। फातिहा इसलिए पढ़ ले कि इसके बाद ना एहतसाब का अमल रहता है और ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। ब्लैकमेल मत कीजिए और ना ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी। मुझे तो फॉरेन मिनिस्टरशिप आपने ऑफर की थी, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। मुस्लिम लीग नून ने मुझे वजारत खारजा ऑफर की थी, मैंने उस ऑफर को कबूल नहीं किया। दो बड़े चैंपियन निकलते हैं इस करप्शन के। एक चैंपियन है फेक अकाउंट्स का केस, कि जब इस मुल्क का एक साबिक सदर बैठ के इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि आपको फालूदे वाले से ये साबित करना पड़ेगा कि मैं फालूदे वाले को लेके बैंक गया और मैंने उसका अकाउंट बनाया, उससे पहले आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। एक दूसरा चैंपियन खानदान भी है, वो है टीटी शरीफ खानदान। इनके होनहार सपूत खुद वो टीटियां लगवाते रहे। इन चीजों की वजह से हम ग्रे लिस्टिंग में गए। ताहम हुकूमत ने शोर शराबे और अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद FATF से मुताल्लिक 2 बिल पास करवा लिए। हुकूमत के पास इन बिलों को सेनेट से पास करवाने के लिए मतलूबा वोट्स नहीं है, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास में भी अपोजिशन के अरकान की तादाद ज्यादा होगी, लिहाजा कल मैच कौन जीतेगा, अपोजिशन या हुकूमत? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक वजीर भी हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये दो मामले
आपकी वजह से, आपकी एफर्ट से चले गए, अब बाकी की कब बारी? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी एफर्ट कोई उसमें ना शामिल है, ना ही जो है वो कोई मेरा प्रॉब्लम था। एक्चुअली डॉक्टर जफर साहब और तानिया अंद्रयास, मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों बड़े काबिल लोग थे, और डॉक्टर जफर साहब के साथ तो चूंकि हमने करीबी काम किया है, वो बड़े ऑनरेबल आदमी थे और उन्होंने अपना काम बड़ा अच्छा तरीके से कर रहे थे। लेकिन इशू ये होता है कि देखिए, पहली बात तो जावेद चौधरी साहब, जो कैबिनेट है ये आर्टिकल 91 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर, बाकी जो लोग हैं वो बाय इनविटेशन कैबिनेट मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। लेकिन एग्जीक्यूटिव लेकिन सर इनके पास तो बाकायदा पोर्टफोलियोज है, इनके पास मतलब सेहत की वजारत जो है वो तो जाहिर है जफर मिर्जा साहब के पास है पूरे पाकिस्तान की। नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास नहीं होती। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जैसे अगर आपको याद हो कि नदीम बाबर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालिबन उन्होंने कहा था कि देखिए, हम एडवाइजर हैं, हम जो भी एडवाइस होती है प्रोफेशनल एडवाइस वो वज़ीर आज़म और काबीना के साथ सामने रखते हैं, आगे उनकी मर्जी है माने या ना माने। ये एग्जैक्टली लीगल पोजीशन है एसएपीएम्स की और एडवाइजर्स की। और जहां अच्छा सर, ये फरमाइएगा, बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर तो ये लोग ऑनरेबल थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो फिर इनको हटाने की क्या जरूरत थी, और अगर आपने इनको हटा दिया तो इसका मतलब ये आपकी चॉइस गलत थी, तो अगर चॉइस गलत है तो उसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि लोग तो आते जाते रहते हैं, काबीना में और भी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है काबीना के अंदर या एसएपीएम्स का और एडवाइजर्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तानिया अंद्रयास थी, उनका ये इशू हो गया था कि जो एनआईटीबी है और उसका एक पूरा इदारा जो था उसका एग्जैक्ट वही फंक्शन है जो उनका है। सो एक लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही थी कि वो एनआईटीबी के होते हुए वो अपना पैरेलल सेटअप जो है वो कैसे चला सकती है। सो उस लीगल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर समझा कि वो रिजाइन कर दे, और दोनों ने खुद रिजाइन किया है। और जफर मिर्जा साहब देखिए सर, अगर आप सारे मशीरों को और मामले खसूसी को देख लें तो यही दो थे जो जरा बेहतर काम कर रहे थे। मतलब तानिया अदरूस साहिबा का कोई ऐसा इशू भी नहीं था, वो काम भी कर रही थी, बैकग्राउंड भी उनका ठीक था। कोरोना के दरमियान डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की जो कारकर्दगी है उससे आप भी मुतमईन है, कैबिनेट भी मुतमईन है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुतमईन है। तो जो लोग ठीक काम कर रहे थे आपने उनको तो हटा दिया, लेकिन जिनके ऊपर एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा, आपने उनको उनमें से किसी को नहीं हटाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि एसएपीएम्स और एडवाइजर्स हो या काबीना हो, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। आप हो सकता है कि आपको किसी के काम में खामी नजर आ रही हो, लेकिन जिनकी अपॉइंटमेंट जिन्होंने करनी है उनको खामी नजर ना आ रही हो। ये तो ओपिनियन है ना। ओपिनियन जो है वो जब आपकी ओपिनियन से प्राइम मिनिस्टर इत्तेफाक कर लेंगे तो वो उनको फारिग कर देंगे, और अगर वो आपकी ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो जाहिर है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। बहुत ऐसे साहब, आप लोगों की तरफ से बहुत एतराज किया जाता था कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं, पूरी कैबिनेट पूरी गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। अब मेरा ख्याल है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफलोड करना शुरू कर दिया, तो अब आप महसूस करते हैं बेहतर हो जाएगा? देखिए, इन्होंने ऑफलोड करना शुरू किया, उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो आपने बताई कि जो लोग थे वो इस काबिल नहीं थे, इस अहल नहीं थे, और उनकी कारकर्दगी को देख के वज़ीर आज़म ने उन्हें फारिग कर दिया। एक तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, और अगर वो बहुत काबिल थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि उनकी दोहरी शहरियत थी, और उन्होंने जो दोहरी शहरियत के हवाले से कंट्रोवर्सी उठी उसके पेश नज़र इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनकी दोहरी शहरियत थी तो 2 साल के बाद ये हुकूमत और इमरान खान साहब इनमें पाकिस्तानी शहरियत में इतना एतमाद क्यों नहीं पैदा कर सके कि ये अपनी दूसरी शहरियत को छोड़ के पाकिस्तान की शहरियत बरकरार रखते और अपने इस काम को जारी रखने का फैसला करते। और बाकी भी तकरीबन 4 एक तो दूसरे लोग भी जिनकी, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो किसी मंजिल की तरफ जा रहा है, मुल्क कोई ठीक हो रहा है, बल्कि इन्होंने मायूस होकर ये बेहतर समझा कि खुद को अलहदा कर लें। तो ये दोनों सूरतें ही हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। तो आपका ख्याल है आने वाले दिनों में बाकी मुशीर जो है वो भी मुस्ताफी हो जाएंगे या वो चलते रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि नए लोग आ जितने जाएंगे। दोहरी शहरियत वाले हैं इनके लिए अब बहुत कानूनी चैलेंज है, और ये बात तो खुद इमरान खान साहब कहा करते थे, शदोमत से कहा करते थे, और ये बात मैं थोड़ी चौधरी साहब से इख्तलाफ करूंगा। यकीनन जो स्पेशल असिस्टेंट है वो डिजोरे एग्जेक्टिव हेड नहीं हो सकता,
लेकिन इस हुकूमत ने अमलन डिफैक्टो इन स्पेशल असिस्टेंट्स को वजारतों का इंचार्ज बनाया हुआ था और उन वजारतों के सारे फैसले और मामलात वही देख रहे थे। तो जो जफर मिर्जा साहब हैं वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो ये कह देना कि जी वो स्पेशल असिस्टेंट थे, उनका कोई रोल नहीं था, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त जो ये पूरी हुकूमत चल रही है ये मांगे तांगे के लोगों पर चल रही है। ये फवाद चौधरी साहब तो जेलम में अपने वोटरों को जवाब दे रहे होंगे, लेकिन इनकी काबीना के ज्यादातर लोग जो हैं वो ब्रीफ केस लेके भागे होंगे और नजर भी नहीं आएंगे जिस दिन हुकूमत जाएगी। अच्छा सर, ये फरमाइए, जो नैब का इशू है, ज़ाहिर उस कमेटी का आप भी हिस्सा हैं और गवर्नमेंट का ख्याल ये, बल्कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि 35 पॉइंट से आपकी तरफ से, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमने 100 तरामीम पर तजावीज़ की थी, 35 नहीं थी। लेकिन अगर उनको देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने आप को नैब से बचाना चाहते हैं और अमलन आप नैब को बंद करना चाहते हैं। देखिए, जो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मैं समझता हूं कि बदतरीन बददियानती की है हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने, और इसके लिए मैं जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनको इस बात का इल्ज़ाम दूंगा कि उन्होंने हुकूमत को भी एम्बैरस किया है और अपोजिशन को भी एम्बैरस करने की कोशिश की है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे उनके अंदर ये बात हुई हुकूमत की तरफ से, जब उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया और अपोजिशन ने उस पर एतराज़ात किए तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि जो भी आप चाहते हैं तब्दीलियाँ, जो आपको काबिल एतराज़ चीज़ें वो सारी हमें दे दें, ताकि हम देख के आपको ये बताएं कि इनमें से कौन सी हमारे लिए काबिल कबूल है और कौन सी काबिल कबूल नहीं है। बजाय ये कि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, इन्होंने उस पर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए 1.5 घंटे की कौमी असम्बली में तकरीर कर दी, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये फरमाइए, आपकी तरफ से ये तजवीज आई थी कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन जो है वो नैब उसको नहीं देखेगा, ये थी? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत है, आपको मैं दावत देता हूं कि आप मेरे साथ चलिए कैंप जेल लाहौर में। वहां भावलपुर से 30-40 हजार और पता नहीं 50-50 हजार के खातों पे ऐसे ऐसे गरीब लोगों को कई सालों से जेलों में बंद किया हुआ है कि जिनके घर वालों के पास किराया नहीं होता कि उन्हें वो मिलने आए, और उनके पास इतनी फीसें नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है कि वो अपने वकील खड़े कर सकें अपनी जमानत के लिए। अब अगर इस किस्म के मुकदमे नैब से बनाने हैं, आइडिया ये है कि आप इसकी दर्जेबंदी करें कि आपके जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास FIA है, आपके पास नैब है, ये आप इसके ऊपर बैठ के इत्तफाक कर सकते हैं कि किस सतह से ऊपर की करप्शन जो है वो नैब देखे, किस सतह से नीचे की करप्शन FIA देखे, किस सतह से नीचे की करप्शन एंटी करप्शन देखे। लेकिन अगर आप गरीब लोगों को जिससे दिल चाहे या कोई नाराज हो नैब वाला, वो 30-40 हजार के इल्जाम के ऊपर जाके एक गरीब आदमी को बंद कर दे, और जैसे मैंने कहा जेलें भरी हुई हैं। और ये मैं फवाद चौधरी साहब को कहूंगा कि ये जरा हुकूमत की सतह पे मालूमात इकट्ठी करें कि इस वक्त नैब के हिरासत में टोटल कितने लोग हैं और वो किन किन इल्जामात के ऊपर हैं। आप हैरान रह जाएंगे कितना जुल्म हो रहा है इस वक्त नीचे। वैसे फवाद साहब, ये फरमाइए से गवर्नमेंट की तरफ से भी तजावीज़ मसलसल आ रही थी कि नैब के कवानीन के अंदर कुछ तरामीम करनी चाहिए, और जाहिर है आपने तो 3-4 मरतबा कोशिश भी की, एक ड्राफ्ट भी बनाया जो अपोजिशन के साथ आपने डिस्कस किया। तो जब अपोजिशन भी तैयार है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है, तो ये एक सुनहरी वक्त नहीं था, एक सुनहरी मौका नहीं था कि आप ये मसला हल कर लेते? अच्छा, एक तो मैं पिछला कमेंट जो नॉन इलेक्टेड के ऊपर कर रहे थे, मैं एक सिर्फ कमेंट करना चाहता हूं कि देखिए, नवाज शरीफ साहब की और एहसन इकबाल साहब को तो इसलिए हक नहीं है उसके ऊपर कमेंट करने का कि इनकी तो फैमिली इनकॉर्पोरेटेड थी। 13 लोग तो शरीफ फैमिली के गवर्नमेंट कर रहे थे, बाकी इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड तो छोड़ ही दे। अच्छा, दूसरी जो अब एहतसाब की बात जो है जो आपने रखी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि एहतसाब का निज़ाम जो है चेंज होना चाहिए। एक्चुअली मैं एक स्टेप आगे के हक में हूँ, मैं चाहता हूँ जस्टिस सिस्टम जो है उसको चेंज होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इसलिए हम ज्यादा बात करते हैं कि उसमें बड़े लोग मुलव्वस हैं, तो इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा होती है, वरना जो पुलिस यहाँ पे आम आदमी की मिख निकाल रही है या जो यहाँ पे आम जस्टिस सिस्टम में लोगों के साथ हो रहा है वो इससे भी ज्यादा क्रूअल है। और मैं तो चाहता हूँ कि जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो सारा निजाम है 1997 में कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम से नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसके बाद से इनको इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। जब भी गवर्नमेंट आती है वो उसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं करती है, जब अपोजिशन में होती है। अच्छा, वैसे आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं इसमें? अगर चाहते हैं तो जाहिर है अपोजिशन ने कुछ तजावीज दी है, आप उन तजावीज पे बात तो हो सकती है ना कि आपने भी चैप्टर क्लोज कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। अब
जब भी गवर्नमेंट में होते हैं उस वक्त नहीं आता, जब अपोजिशन में होते हैं तो वो सारी बातें याद आती हैं जो अभी एहसन इकबाल साहब ने आपके सामने रखी। इतने लोग गरीब हैं, इतने इधर चले गए, इतने इधर हो गए। आप गवर्नमेंट में उस वक्त थे, आपको करना चाहिए था और ये सारी क्लासिफिकेशन करनी चाहिए थी। अब दूसरी बात यह है कि हम करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो टैक्स के मुतालिक मामलात हैं, जो लिवीज के मुतालिक मामलात हैं, जो बैंकों से मुतालिक मामलात हैं, वो हमें जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं हम नैब लॉ से। अब इशू ये है कि आज जो PMLN का या पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट आया है वो तो मज़ाक का खेज है। आप टोटल जो है वो 39, 37 या 39 सेक्शंस है नैब के, उनमें से 34 कह रहे हैं रिपील कर दें। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो सारा नैरेटिव है इस वक्त अपोजिशन का, वो सिर्फ एक है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन पूरे की पूरी तहरीक भी चलाना चाहती है, वो सब कुछ करना चाहती है, सिर्फ एक इशू के ऊपर कि हमारे लोगों के ऊपर केसेस ना चलाओ। और जो केसेस हैं, देखिए PTI जो है वो ऐसा इशू ये है कि देखें, आपकी तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि 7 साल पुराना केस नहीं खुल सकता और उसके अलावा चेयरमैन नैब जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत कर जाए, डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत भी कम कर दी जाए, रेफरेंस पहले बनाया जाए, गिरफ्तारी बाद में हो, 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी, 15 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी नहीं रखी जा सकती। तो जब गवर्नमेंट के लिए ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर ज़ाहिर दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। बुनियादी चक्कर क्या है, इस वक्त जो नैब का कानून है ये एक फंडामेंटल राइट का इशू बन गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। आप मुझे ये बताइए कि ख्वाजा साद रफीक को उसके 16 महीने कौन वापस ला के देगा? राजा कमरुल इस्लाम को उसके 11 महीने कौन वापस ला के देगा? हाफिज नुमान MPA को उसका साल से सवा साल की जो हिरासत है कौन ला के देगा? शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मैंने भुगती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप पकड़ के बंदों को अंदर डाल देते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं, वो खुद ही नहीं गुजरते, इससे उनकी फैमिलीज भी गुजरती हैं। तो लिहाजा इस किस्म की जो किरदार कुशी है, अगर आप चाहते हैं कि नैब को हाथ में एक छड़ी के तौर पे रखना है तो ये तो एक फंडामेंटल राइट का इशू है, ये एहतसाब का इशू नहीं है। इस वक्त तक जितना हुकूमत ने गवर्नमेंट अगर फर्ज करें कि करप्शन होती है, देखिए जो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, पकड़ा ना जाए, पूछा ना जाए, हम ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ऑब्जर्वेशंस हैं कि नैब लॉ के अंदर गलत जो शिकें हैं उनको आप ठीक कर दें। देखिए अगर आप जाके 50 बंदों को मार देते हैं, दहशतगर्दी बदतरीन करते हैं, एंटी टेररिज्म के अंदर आपका 14 दिन का रिमांड है, आपने 20,000 की एक मुबैना करप्शन किसी के लिए कर दी, आप 90 दिन के लिए अंदर हो गए। इसी तरह जो चेयरमैन नैब के पास स्वीपिंग पावर है, एक शख्स जो है उसके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो चुका है, वो वजीर आजम से मुलाकातें कर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। कौन, किन की बात कर रहे हैं? ये एडवाइजर बाबर अवान साहब, इनके रेफरेंस भी चल रहा था और किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कुछ मीडिया मालकान है, कुछ सियासतदान है, उनके खिलाफ इंक्वायरी तक नहीं हुई, पकड़ के आपने अंदर कर दिया। तो एक चेयरमैन नैब के पास ऐसी स्वीपिंग पावर नहीं होनी चाहिए कि जिसको उसको पसंद आया छोड़ दिया, जिसको पसंद आया पकड़, नहीं आया पकड़ लिया। फिर हाई कोर्ट के पास जो हम जमानत के लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एहतसाब अदालत को जमानत का हक दें ताकि हाई कोर्ट्स पे ये प्रेशर और दबाव नहीं होना चाहिए। आपने किसी को गिरफ्तार करना है, आप अदालत एहतसाब अदालत की इजाजत से करें, अपना सबूत पेश करें कि जी हमें ये मतलूब है, अब हमने गिरफ्तार करना है, अदालत समझती है कि आपके पास ऐसा सबूत है। और जुल्म क्या है, फैटिफ के नाम पे ये नैब का भी पर्दादा हम पे मुसल्लत करने लगे थे। मैंने हमाद अजहर से पूछा कि भाई ये बताओ कि फैटिफ ने आपको ये सजाएं कहां लिख कर दी हैं कि ये लेकर आओ? खामोश। ये जो आज एक बिल पास हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी बिल, ये उसकी बात कर रहे हैं या इसके अलावा कोई इसके अलावा और है? इसके अलावा और वो कंट्रोवर्शियल है, वो देखिए ना, उसके अंदर ये है कि जावेद साहब मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ सिर्फ हुकूमत ने यह करना है, किसी मनी चेंजर से एक झूठी रसीद बनवानी है कि इसने 5 करोड़ की हुंडी या वाला किया, उसके बाद 6 महीने के लिए आप मिसिंग पर्सन, आपकी कोई जमानत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि चौधरी साहब किधर गए, आसन इकबाल किधर गया। इस किस्म के जालमाना फस्तायत डिक्टेटरशिप वाले कानून अगर आप फैटिफ के लिफाफे में लपेट के हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम माफ कीजिए उनको अपोज करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अगर इन्होंने बुलडोज करके फंडामेंटल राइट सल्व करने की कोशिश की तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मुश्तरका अपोजिशन सब जाएगी, पूरी अपोजिशन।
फर्स्ट साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि नैब के ऊपर जो एतराज किया जाता है वो ये एतराज भी किया जाता है कि अपोजिशन के तो किसी भी शख्स को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की बारी आती है तो लोग कैबिनेट में भी शामिल होते हैं, लोग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं और उनके खिलाफ तहकीकात भी और तहकीकात की फाइल्स बंद है। तो ये जो पैरिटी नहीं है उसमें या एक गैर जानबदारी का जो एहसास उसमें नजर नहीं आता, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवाद साहब, एहसन इकबाल साहब के दो नुक्ते बड़े दिलचस्प है। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वो कानून पास करने की कोशिश की जिसमें 6 माह के लिए इंसान को गिरफ्तार करके अंदर डाला जा सकता है, तो वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो आपको तो सारे एक नया केस भुगतना पड़ जाएगा अगर आपने वो बिल पास करवाया। दूसरा सर ये नैब के ऊपर जो एतराज किया जाता है कि एक किस्म का केस होता है, अपोजिशन के लोग अंदर और गवर्नमेंट के लोग बाहर। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है कि वन साइड पे काम करते हैं, दूसरी साइड पे इनके पैर खड़े हो जाते हैं। जी फवाद साहब, पहली बात तो खैर मैं दूसरे नुक्ते का पहले जवाब दे दूं। देखिए, नैब को सबसे बड़ा धचका पहुंचा था जब सैफुर रहमान की और मलिक क़य्यूम साहब की गुफ्तगू जो है वो लीक हुई थी, और उसके बाद भी ये काम ऐसे ही चलता रहा और कोई उसकी लीगल सेंटिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। पुलिस के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसके निज़ाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे चलता रहता है। इसलिए इसका भी अगर आप आखिरी पैरा देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी ऑब्जर्वेशंस लिख करके आखिर में कह दिया कि ये टेंटेटिव है और इनका असर जो है वो मेरिट ऑफ द केस के ऊपर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सारी रिफॉर्म्स की बातें एहसन इकबाल साहब ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि जब तक आपके ऊपर हुई, अभी एहसन इकबाल साहब को चूंकि नैब से एक रंजिश है, पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तो समझता था कि नैब की कमेटी में वो लोग होने भी नहीं चाहिए कि जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, ताकि एक इंडिपेंडेंट और गुस्से के बगैर एक डिस्कशन हो जो उसके ऊपर जो है वो आगे बढ़े। दूसरी बात दोनों तरफ से थे ना सर, इधर अपोजिशन से गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट वाले भी थे जिन पे केस है सारे, आधी कैबिनेट तो इनकी नैब केसेस वाली है। देखिए, बात यह है कि अगर आपने असूल अप्लाई करना है तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा, अपोजिशन के ऊपर भी अप्लाई होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप बात करें गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में किस तरह नहीं हुआ। अलीम खान पीटीआई के सफ अव्वल के लीडर थे, उनके ऊपर नैब का केस हुआ, वो अरेस्ट हुए, जाके केस लड़ा, बेल हुई, फिर जाके वो निकले। सप्तान साहब जो है वो सूबाई वजीर थे जंगलात। वसूल क्या हुआ? अगर देखें अलीम खान साहब के ऊपर अगर करप्शन का केस बनाया नैब ने तो उनसे कोई रिकवरी भी तो की होगी ना सर उन्होंने। अगर रिकवरी नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ कि केस सही नहीं बना था, सही नहीं बना तो अपोजिशन भी ये एतराज कर रही है। तो वसूल नवाज शरीफ से क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब के तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट दे के लंदन चले गए हैं, अनहर्ड ऑफ है। कभी आप सोच सकते हैं किसी और गरीब आदमी के साथ भी ये हो सकता है? इशू ये है कि देखें, प्रॉब्लम ये नैब का इशू नहीं है। नैब तो सर फायदा क्या है फिर? सर अगर आप केस सही रेफरेंस नहीं तैयार करना, केस नहीं लड़ना, वसूली नहीं करनी तो फायदा? मैं तो 100% आपसे ये एग्री कर रहा हूं ना कि हमें निजाम बेहतर करना है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन का जो डिमांड है या जिस तरीके से वो लेके आई है, वो कह रहे हैं एहतसाब होना ही नहीं चाहिए। देखिए, इसके ऊपर तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो पीटीआई की इमरजेंस है और इमरान खान की जो बतौर लीडर इमरजेंस है, वो एंटी करप्शन लीडर के तौर के ऊपर उभरे हैं। और उन्होंने जो तमाम जो पाकिस्तान में हो क्या रहा था, पाकिस्तान में तो सीओडी हुआ था, पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर कोई करप्शन के ऊपर बात नहीं करती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई नहीं करती थी, हंसी खुशी जो है वो सारा चल रहा था। और बात ये बन गई थी कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये तो पाकिस्तान का माहौल था जब पीटीआई और इमरान खान की इमरजेंसी। लेकिन फवाद साहब, इसमें नैब के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत है। मियां नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि प्राइम क्रिमिनल थे, जैसे आप बार बार ये कहते रहे, तो सर वो तो लंदन बैठे हुए, आप खुद एतराज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इजाजत से वो वहां पे गए। दूसरे मतलब शुगर मिल का जो शुगर माफिया का इशू, आपने खुद कमीशन बनाया, खुद रिपोर्ट बनी, वो भी चले गए। जहांगीर तरीन साहब बाहर बैठे हुए हैं, कैबिनेट के अंदर बेशुमार लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई सारे सिस्टम का फायदा नहीं। पहली बात तो यह है कि कैबिनेट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर केस चल रहा हो, और जो केस था एक बाबर अवान साहब के ऊपर था, उस वक्त उन्होंने रिजाइन किया, वो उस वक्त इक्विट हुए और फिर जो है वो वापस आए। इसके अलावा कैबिनेट में कोई ऐसा, तो जब आप रिकॉर्ड की बात करें तो इट शुड बी एक्यूरेट। कैबिनेट में इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर केस हो, और ये वाहिद कैबिनेट ही होगी पाकिस्तान में जिसको 2 साल के बाद भी किसी का कोई ऐसे अपोजिशन की ऐसे बातों में बात हो जाए, ज्यादा बात है, कोई स्कैंडल भी फ्रेंकली सीरियस जो है वो नहीं है, जो क्रेडिट जाता है एक्चुअली इमरान खान। ठीक हो गया सर, वो स्कैंडल नहीं, वो कहते कोई स्कैंडल नहीं है, कोई केस नहीं है बस। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान जिस शख्स का नाम है ना,
वो इतना बड़ा फार्स है, धोखा है, जिसने करप्शन के ऊपर सियासत की, केपी के अंदर एहतसाब कमीशन को लपेट दिया। जब अपनी हुकूमत के एहतसाब की बात आई तो वो एहतसाब कमीशन जो बनाया गया था उसको लपेट के जब अपने बंदों पर तोपें आने लगी, बंदे गिरफ्त में आने लगे, पूरा एहतसाब, हमने तो नैब में कानून को बेहतर करने की बात की है ना, इन्होंने तो एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया सारा। इसके बाद आप आ जाएं, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, आपने वजीर सेहत को क्यों वजीर को फारिग कर दिया, हटा फारिग कर दिया। फारिग करके क्या किया? पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। अब आप देखिए, ये शुगर के ऊपर आ जाइए, शुगर के ऊपर इंक्वायरी किस बात की थी कि चीनी की कीमत 50 रुपए से 90 रुपए क्यों गई, और जब 50 रुपए से 90 रुपए ले जाने में अपने बंदे शामिल हुए तो पूरे टीओआर बदल के 1985 से शुगर इंडस्ट्री सारी पे, हम पेंडू लोग हैं, हमारे गांवों में मिसाल है कि जब किसी बंदे ने अपना कातिल बचाना होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि मकतूल पार्टी पूरे गांव पे एफआईआर में नाम डाल दे, क्योंकि उन बेगुनाह लोगों के साथ असल गुनाहगार भी बच जाता है। तो इन्होंने वही काम किया कि अपने चोर बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे एफआईआर काट दी। और इसी तरह आप आ जाइए आटे और चीनी के ऊपर, मैं आप यानी कि खून के आंसू रोते हैं, लेकिन सर कोई केस तो नहीं है, केस कोई नहीं, रेफरेंस कोई नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। कभी दुनिया में या पाकिस्तान में ये हुआ है कि गंदम की फसल मार्केट में आए और आटे का बुरान पैदा हो जाए? कभी अकल तंग रह जाती है इनके। तो ये ऐसे ऐसे लतीफे हैं। क्या मालम जब्बा का केस किसके ऊपर है? वजीर नहीं है। शुगर के ऊपर कौन है? वजीर नहीं बैठे इनके काबीना के अंदर। दवाइयों के लोग इनके अंदर नहीं बैठे हुए। सब लोग जो ऑयल कंपनी का भी जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, एक रात में कमीशन बना दिया गया, 25 रुपए एक लीटर के ऊपर कीमत चढ़ा के स्टॉकिस्ट को अरबपति बना दिया एक रात में। इसी तरह डिवैल्यूएशन की थी। आप पूछे कराची में जाके, वो कहते हैं कि एक दिन पहले सारे डॉलर मार्केट से गायब हो गए थे। किसको मालूमात थी कि इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन होने जा रही है? किसने पैसा बनाया? सर इनका जवाब दीजिए आप। सर वो इन्होंने बहुत सी फाइलें खोल ली है सामने, आप जवाब दें इसका। इनसे तो बड़ा मुख्तसर सा ही एक सवाल है ना। मिसाल के तौर के ऊपर इन्होंने कहा कि मालम जब्बा का केस है, उसके बाद इन्होंने कहा दवाइयों का केस है, उसके बाद इन्होंने कहा कि डॉलर्स जो है वो किसी ने चोरी कर ली, इसके बाद शुगर कमीशन है और वीट कमीशन है। अब मैं आप इनसे पूछना, अगला सवाल ये है कि ये पांचों जो स्कैंडल आपने कहे हैं, इसकी तफ्तीश कहाँ पे हो रही है, रेफरेंस कहाँ फाइल हुए हैं, और कौन से लोगों ने जो उनको, ये तो नहीं ना कि अगर आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं आप उसको नाम दे दें कि वो एक्यूज है, किसने एक्यूज किया इन लोगों को? जी आप फरमाइए। ये सब एक्यूज्ड हैं, इनकी इंक्वायरीज हुई है। अब आप ये बताइए, एफआईए ने इंक्वायरी की है? एफआईए ने इंक्वायरी करके एप्लीकेशन लेवल पे नहीं, एफआईए ने रिपोर्ट भेजी इंक्वायरी करके, और जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब को उसमें नामजद किया गया। जब इन दोनों को पॉइंट आउट किया, उन्होंने टीओआर बदल दिए। आप चीनी की बात कर रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं, तो है नहीं। इसी तरह मालम जब्बा का जो रेफरेंस है वो नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस नहीं पड़ा नैब के अंदर? प्राइम मिनिस्टर के अपने खिलाफ नैब में रेफरेंस पड़ा है। डिनाई कर सकते हैं ये उसे? ये फौसा, ये ज़ाहिर इल्जामात इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, ज़ाहिर उनका कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा। सर ये फरमाइए कि एफएटीएफ की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि एफएटीएफ में ज़ाहिर फंस गए हैं, पाकिस्तान फंसा हुआ है, ज़ाहिर वहां पे हमने कुछ ना कुछ तो पेश करना है जिससे हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट की तरफ आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है, हमें सिर्फ ये मुर्दा मिला था, मुर्दा हालत में। तो आप ये समझिए वाकई इनका कसूर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसे इकबाल साहब से जब मैंने सवाल पूछा था ताकि वाजे हो जाए, किसी इस बंदे के ऊपर, किसी कैबिनेट के किसी मेंबर के ऊपर कोई केस पेंडिंग नहीं है और रेफरेंस भी पेंडिंग नहीं है। वो भी अपनी मालूमात ठीक कर लेंगे, उनको पता भी है वैसे, लेकिन वैसे जरा टीवी की रौनक बढ़ाने के लिए। वैसे सर मेट्रो जो पेशावर मेट्रो है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नहीं, उसके ऊपर दो इंडिपेंडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की, दोनों में कहा कि इसमें करप्शन का कोई इशू नहीं है और दोनों में एक्यूज जो है वो नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं ना, रिकॉर्ड क्लियर क्या करें। ठीक है, वो अपोजिशन इल्जाम तो लगाती रहेगी, बात करती रहेगी, लेकिन सब्सटेंशियल एलिगेशन किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबला पीएमएलएन से करना या पीपल्स पार्टी से करना, वैसी बंदे को उल्टी सी आ जाती है जब आप ये करते हैं, तो वो ना करें। दूसरी बात, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये फैटफ का इशू जो है वो किसके साथ है, पीएमएलएन के साथ या इनके साथ, देखिए ये हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी पाकिस्तान से
और इनकी जो लीडरशिप है सारी की सारी, वो क्या कर रही थी? वो ये कर रही थी कि पाकिस्तान से पैसे मनी लॉन्ड्रर्स के जरिए बाहर जा रहे थे। एक कानून लेके आ गए 91 में, उस कानून में कहा कि जो पैसा बाहर से वापस आएगा उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, और इन्होंने एक पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की चेन अपनी दोनों फैमिलीज ने बना ली, शरीफ फैमिली ने और उधर से जरदारी साहब ने, और वो पैसे जो है वो आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, बाहर से वापस आ रहे थे। उस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और टेररिस्ट थे, उन्होंने भी इस निजाम से फायदा उठाना शुरू कर दिया और उनका भी फायदा हो गया। सो ये जो फेटफ का सारा मामला आया वो इस वजह से आया कि ये दोनों फैमिलीज जो मनी लॉन्ड्रिंग अपने बिजनेसेस के लिए कर रही थी, उन लूप होल से जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी फायदा उठाया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान आके ये जो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक पूरी आप समझिए कि प्रोसीडिंग्स हैं उसमें आके फंस गया। और अब हमें सारे ये अच्छा, वैसे मैंने वक्फा लेना है फवाद साहब, लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं कि सर ये कौन सी दहशतगर्द तंजीमें थी जिन्होंने फायदा उठाया इसका? जाहिर है आपके पास कोई डाटा तो होगा ना, अगर आपके पास सब कुछ है तो कोई ना कोई तो तंजीम होगी जिसने इसका फॉरेन रेमिटेंस का जो कानून था उसका फायदा उठाया। मैं वो आपके पास एक सवाल छोड़, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चलिए, कुलभूषण यादव की बात की जाती है ऐसा बार बार, फिर इसके बाद ग्रे लिस्ट जो है FATF की, वो तो ये जाहिर है डांडे तो आपकी गवर्नमेंट में जाते हैं। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सबसे पहले आप ही की गवर्नमेंट में आया था। मैं आप फर्ज करूं कि हम जब हुकूमत में आए तो हमसे पहले पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो चुका था। ये हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि हमने उसे ब्लैक से ग्रे किया और ग्रे से वाइट किया। पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ गया था, ग्रे लिस्ट में गया 2018 में, जो हमारा आखिरी साल था। और उस ये जितनी बातें फवाद साहब बता रहे हैं, उस वक्त तक कहीं किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये वो इल्ज़ामात नहीं थे जो इन्होंने बाद में आके नैब से लगाया ना। ये तो ग्रे लिस्ट से पहले हो गया था। ग्रे लिस्ट हम तब हुए हैं कि जब इन्होंने, PTI ने, इमरान खान साहब ने और इनकी क़यादत ने एक मजहबी कार्ड खेला और एक मजहबी ग्रुप को फैज़ाबाद में हमायत दी, यहाँ पे लाके बिठाया। जब जिससे इस्लामाबाद कैपिटल बंद हो गया तो फिर मगरबी ममालिक के जो सफारत खाने यहाँ पर थे, उन्होंने केबल्स भेजी अपने मुल्कों को कि जी यहाँ तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने कैपिटल टेक ओवर कर लिया है, इस मुल्क के अंदर हालात इतने ख़राब हैं। ये PTI उसकी जिम्मेदार है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की, चूंकि इन्होंने मजहबी कार्ड प्ले किया और मैं खुद उसका निशाना बना। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है। अच्छा, सर ये फरमाइए, FATF के इशू पे अपोजिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, FATF के ऊपर जो पाकिस्तान का मफाद है या जो FATF की असल रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए हमारा कौमी फर्ज है। उसमें ना अपोजिशन ना हुकूमत, कोई फर्क नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर ये FATF के आड़ में या उसके गार्ब में, उसके लिफाफे के अंदर डाल के अपना आमिराना डिक्टेटरशिप वाला फैशिस्ट एजेंडा लाएंगे जिसको वो मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, तो उसकी हम डट के मुखालफत करें। ठीक हो गए फवाद साहब। ये इनका ख्याल ये है कि कोई आप एक बिल पास करना चाहते हैं जो नैब से भी ज्यादा खौफनाक है और आप आड़ ले रहे हैं FATF की, तो अपोजिशन का कहना है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन को जाहिर है कि हक हासिल है लॉ के ऊपर करने का, लेकिन हकीकत यह है कि अपोजिशन ने को कानून पे कोई एतराज नहीं है। उन्हें सिर्फ एक एतराज है, इन्होंने इसको भी बार्गेन चिप बनाया अपना मुल्क की सिक्योरिटी को भी नैब में रिलीफ देने के लिए। अल्टीमेटली इस अपोजिशन का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मुसीबत है वो ये है कि इनके नजदीक जो इनके पांव से आगे की सोच नहीं है, लिहाजा इनकी तमाम पॉलिटिक्स आप देखिए ना कि वो कहते हैं हम तहरीक चला देंगे अगर आप जो है वो नैब लॉ को अमेंड नहीं करते, हम तहरीक चला देंगे अगर हमारे खिलाफ केसेस नहीं खत्म करते। सो तमाम अपोजिशन का नैरेटिव तो है ही कोई नहीं, ना पीपल्स पार्टी का है ना PMLN का है। लिहाजा नैरेटिव सिर्फ ये है कि आप किसी तरीके से हमें एहतसाब के केसों में रिलीफ दें, फिर हम आपसे कुछ ना कुछ करेंगे, वरना कुछ नहीं, चाहे इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो। अब ये जो ये कोई नया बिल आ रहा है वाकई जिसका जिक्र अपोजिशन पिछले एक हफ्ते से कर रही है? जहां तक FATF के वो तो 3 कानून पास हो चुके हैं, 2 कानून जो है वो आज पास हुए हैं, एक कानून जो था वो पहले पास हो चुका था नेशनल असेंबली से, वो सेनेट में नहीं हुआ, ज्वाइंट सेशन है कल, उसमें वो पेश होगा। और इसी तरीके से ये जो 2 बिल है ये भी कानून के मुताबिक वहां पे ये तो सामने आ चुके हैं, इसके ऊपर कोई ज्वाइंट सेशन में अपोजिशन के अरकान ज्यादा हो जाएंगे तो आप कैसे पास करवाएंगे उसे? देखिए, ये तो देखते हैं ना, उम्मीद तो यही है कि अपोजिशन भी साथ देगी,
फेटफ के लॉ में, इसलिए कि ये कोई कानून कोई किसी हमारा कोई जाती कोई एजेंडा तो नहीं है ना, एक नेशनल एजेंडा। जिस तरह से अभी एहसन इकबाल साहब ने खुद भी बताया कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर उसके बड़े नुकसान है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को नुकसान होता है तो जावेद चौधरी हो, एहसन इकबाल हो, फवाद चौधरी हो, सारे हो, हम सबको नुकसान होता है। सो जाहिर है कि हमें पाकिस्तान के लिए तो इकट्ठा एक सोच रखनी है। कल अगर मुश्तरका इजलास होता है, क्योंकि ख्याल है गवर्नमेंट कल मुश्तरका इजलास हो जाएगा, और उसमें जब होगा तो ज़ाहिर सेनेट में आपके अरकान ज्यादा है तो आपकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो उस वक्त आप ये जो आज 2 बिल पास हुए हैं और अगर कोई कल बिल आते तो आप ये देखें ना हुकूमत की गैर संजीदगी, कि जब ऑपोजिशन इनके साथ ये कह रही है कि हम मुल्क के मफाद में जो कानून साजी है वो बैठ के करने के लिए तैयार हैं, इन्होंने जो 2 दिन से हमारे खिलाफ किरदार कुशी शुरू की हुई है कि जी ये एनआरओ प्लस मांगते हैं, ये अपनी रायतें मांगते हैं। कौन रायतें मांगते हैं? हम सब तो भुगत आए हैं, हमने एनआरओ भुगत लिया है, हमने तो नैब भुगत लिया है, जो भी है जैसे कि नैब का जो मर्जी उसकी शक्ल कह लें, हम जेलें काट आए हैं। अब हमें नैब दोबारा तो नहीं पकड़ सकती उन केसों के अंदर, अब तो इनकी बारी आने वाली है। हम तो इनके भला कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर सिलसिला बंद होना चाहिए। करना चाहते हैं अपना नहीं, देखिए ना उससे क्या है, आपका पूरा मुल्क पैरालाइज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़े, एक नहीं है, खोसा साहब ने वही बात की है। चीफ दिस इज अबाउट पकड़ो, कल को आपके मीडिया ग्रुप के मालिकों को पकड़ के बंद कर दे कि आप क्या कर लेंगे? कोई रिकोर्स है आपके पास? जहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। आज जो करें, हम इत्तेसाब के हक में हैं, लेकिन इत्तेसाब के नाम पे इंतकाम ना करें और अपने चोरों को अपनी छतरी तले ना छुपाएं। ठीक हो सर, आज जो 2 बिल गवर्नमेंट ने पास करवाए हैं, कल ज़ाहिर है वो मुश्तरका इजलास में पेश हो जाएंगे, तो आप उसकी हमायत करेंगे उनकी, या आप उनको पास? देखिए आज जो बिल पास हुए हैं, एक जो है वो तो हो गया पास, दूसरे के अंदर हमारी तरामीम थी और वो उस बिल को बेहतर करने के लिए थी। अब उसके अंदर जो एक शिक थी कि कोई एंटिटी भी कार्रवाई कर सकती है, हमने कहा भी आप इसको स्पेसिफाई करें, यानी पाकिस्तानी एंटिटी, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल की अगर रेजोल्यूशन है उसके तहत वो अगर किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी को कुछ कार्रवाई का हुक्म इख्तियार तो नहीं दे सकते, वो कहेंगे आपके कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी एंटिटी कर सकती है। हमने कहा कि आप इसको सराहत से लिखें कि एनी पाकिस्तानी एंटिटी विल एक्ट। इन्होंने हमारी सारी जो अमेंडमेंट्स थी जो उसको बेहतर करने के लिए थी उठा के एक तरफ मारी, बुलडोज करके पास कर लिया। अब अगर ये देखिए बुलडोज करें, सर कल जब पेश होगा तो अपोजिशन उनको मंजूर करने देगी? हम देखेंगे कि वो हमारी तरामीम जो मुल्क के मफाद में है, हम अपनी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी शहरियों की बालों को गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ में नहीं दे सकते। यानी हम अगर आपकी पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज देखेंगे तो उसकी फिर हम मुखालफत करेंगे। अगर आपकी जो तजावीज है वो अगर उसमें बिल का हिस्सा नहीं बनाई जाती तो फिर आप इसको नहीं जी, वो हम उसको जो ये कल पेश करेंगे कानून, उसको देख के फैसला करेंगे फिर। ठीक, ये मेरा ख्याल है सर ये अपोजिशन कल फैसला करेगी। फवाद साहब तो चंद सेकंड रह गए आपके पास। नहीं, मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को एक जिम्मेदार अपोजिशन होने का सबूत देना चाहिए, और जिस तरह से मैंने कहा कि फेटिफ की लेजिस्लेशन का कोई एक पार्टीजन नहीं है, ये तो तमाम पार्टीज का एक मुश्तरका मुफाद है, पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। इसके ऊपर तमाम को जो है इनको वोट देना चाहिए ताकि एक वैसे भी तासुर जाए कि इन मामलात के ऊपर पाकिस्तान में कोई डिवीजन नहीं है। एक गैर जरूरी जो डिबेट है वो आप उसके ऊपर जी बात। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।